यहाँ तो आवाज जा रहा है। हाँ डन। चलो भाई, ठीक है करण। ठीक। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म, इससे पहले नाम सुने हो कभी कि पहली बार सुने? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम सुने हो इससे पहले? क्या होता है? गपास्टिंग, अलग अलग बैठा देंगे, बात नहीं करो। बोलो जल्दी, क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म, प्रोसेस, यानी किसी भी रिएक्शन के प्रोसेस को पढ़ना। रिएक्शन के प्रोसेस को पढ़ना क्या कहलाता है? रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है भाई। उसके पहले हम लोग पढ़ चुके रिएक्शन इंटरमीडिएट, कि जो प्रोसेस होगा उस बीच में बनेगा क्या? कार्बोकेटाइन बन सकता है, कार्बोनाइन बन सकता है, या फ्री रेडिकल बन सकता है। उससे पहले हमने उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ा। उसमें रेजोनेंस हो सकता है, हाइपरकॉन्जुगेशन हो सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। ये सब बात जाने थे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बोलता है? जैसे रिएक्शन लिखते हो ना, ए प्लस बी क्या बन गया? सी। यही तो होता है रिएक्शन। इसमें एक पार्ट जो है उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या रिएक्ट, यानी जो इस साइड लिखा हुआ है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट या रिएक्ट। एक भाई इसके पास आता है जिसका नाम होता है अटैकिंग रिएजेंट, जो इस पर आकर के अटैक करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर या रिएक्टेंट के ऊपर आकर के अटैक करता है। और इन ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हो, इसके इफेक्ट के बारे में भी सब कुछ पढ़ चुके हो, है ना? अब हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? अटैकिंग रिएजेंट, कि कितना टाइप का अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है। तो दो टाइप का मेनली पढ़ना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल। एक इंपॉर्टेंट नोटिस, जाग जाओ, सो सकते हो। ठीक है, बिहार बोर्ड आराम से सो सकते हो, और सीबीएसई बोर्ड यहाँ से आँख खोल लो। दूसरी चीज, एकदम नहीं बताए क्या कहा नहीं आता है। दूसरी चीज, ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलसिला बढ़ेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल की तरह नहीं होता है। फिजिकल में हम सॉल्यूशन पढ़ाएं, अभी जाओगे सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखोगे, मोलालिटी मोलारिटी डेफिनेशन पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ने के 10 दिन बाद खोलोगे, डिब्बा गायब, पूरा साफ, नया नया लगेगा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है रिविजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा चीज़, जैसे वहाँ हर चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज हम बता देते थे, आखिर यहाँ पर क्यों वेपर प्रेशर बढ़ा, क्यों वेपर प्रेशर घटा, फीलिंग। यहाँ पर आपको भाई रट्टू विद्या थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो सारा रिएक्शन का कोई ट्रिक आपको दे दे, है ना? 70 to 80% रिएक्शन तो समझ जाओगे इस पूरे कहानी से। 20% रिएक्शन जो होगा वो तुमको रटना ही पड़ेगा। क्लियर बात? चलिए, अब बीएसईबी बोर्ड, बिहार बोर्ड अगर सोता है, उसको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और अगर अभी ध्यान से पढ़ता है तो चैप्टर में भी आराम आराम से चल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम दो बार डील करेंगे, एक बार अभी, एक बार जब मेन चैप्टर शुरू करें ऑर्गेनिक का, उस समय वहां पर हम बोलेंगे ये बेंजीन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, वहां पर ही बताएंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। और इतना डिटेल में नहीं जितना डिटेल में अभी बता। समझ गया सूचना? अब सूचना को समझते हुए पढ़ाई को आगे करते हैं। तो सबस्ट्रेट के ऊपर जो है अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैक करता है, या ऐसे समझ लो नॉर्मल लैंग्वेज में, ये दुल्हन है और ये उसका मेकअप आर्टिस्ट, इसको आकर के सजाएगा, टिकली बिंदी जो भी होता है इसको सजाएगा, और बनाने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार कर देगा साइड में। मतलब दुल्हन पूरा फ्रेश तैयार होगी, अब शादी होगा, विदाई होगा, फिर रोएगा सब। खैर, तो दो टाइप का है, एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट और एक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। अब बात क्या है भाई, देखिए इलेक्ट्रोफाइल में क्या छिपा हुआ है, ये सब बात बता चुके हैं, कुछ नया नहीं है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लवर। अरे वाह, शादी ब्याह भी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लवर यानी जो इलेक्ट्रॉन से क्या करे?
इश्क करे, मोहब्बत करे, लव करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लवर यानी इसको किसका नीड होगा, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव से इश्क लड़ाने कौन आता है, पॉजिटिव। तो ई के ऊपर इसको इस तरह से लिखते हैं ई प्लस, क्या लिखते हैं, ई प्लस। ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल, प्लस मतलब उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि जिस पे चार्ज हो वही न्यूक्लियोफाइल हो या वही इलेक्ट्रोफाइल हो, अभी बहुत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली बस इतना समझना है कि जो पॉजिटिव स्पीशीज होगा, जिस पर प्लस चार्ज होगा, वो आकर के इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब दिमाग में क्या बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो पट से दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और होता उल्टा है। नेगेटिव से उसको लव है, उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। उसी तरह न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव, दिमाग में आता है कि इसको पॉजिटिव चार्ज होगा, पर असल में इसको पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट है। तो इसके ऊपर, खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव। यही दो पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में नाचेगा। प्लस वाला आएगा माइनस वाले पॉइंट पे, माइनस वाला आएगा तो प्लस वाले पॉइंट। बात समझ में आ गया। एक और बात, ये बेंजीन है, याद होगा, हाँ या ना। इसके अंदर भर भर के रेजोनेंस है। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड घूमता है, तो कहाँ कहाँ पर चार्ज आता है ये बताइए। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ जाता है तो ये आगे यहाँ क्या बन जाता है, शिफ्ट हो जाता है। फिर जब ये यहाँ उतरता है ये आगे शिफ्ट हो जाता है। फिर जब ये यहाँ उतरता है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यानी कौन कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो, मेटा, सॉरी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, यही है ना। ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, इन तीनों जगह पर क्या आया है, निगेटिव चार्ज आया है कि नहीं आया है, बोलो हाँ या ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बोलो। कहाँ पर बढ़ा है, ऑर्थो पर और पैरा पर, इन्हीं दो जगह पर। पूरे रिएक्शन में जब भी पढ़ोगे, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ा है तो इससे मिलने कौन आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसके पास होता है, इलेक्ट्रोफाइल। जितना रिएक्शन हम पढ़ाएंगे उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ बेंजीन, कभी भी न्यूक्लियोफिलिक नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है। बेंजीन के ऊपर, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसको अट्रैक्ट, उसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जिसके पास पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होता है किसके पास है, इलेक्ट्रोफाइल के पास। उसके बाद अभी रिएक्शन का टाइप होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन, तीन टाइप का रिएक्शन होता है। पढ़े होगे ना 10th क्लास में, तो क्या क्या पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे, उसी को एडिशन बोलते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन जो टूट जाए, और एक क्या पढ़े थे, विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं यहाँ पर, है ना, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे, इसी तरह से है। तो यहाँ पर तीन ही पढ़ना है, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तीन टाइप का रिएक्शन पढ़ना है। और अटैकिंग करने के लिए बस यही दो भाई आएंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। बात के लिए कोई परेशानी नहीं। अब पूरा कहानी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। पहला पॉइंट पढ़िए क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल। डिफिशिएंट मतलब यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज कर दिया। लूज करने से उसके पास बढ़ोतरी होगा या कमी होगा। तो पहला बात तो समझ में आ गया कि कैसा स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इसको जहां पर इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां पर दौड़ के चला जाएगा। दे अटैक एट इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर, ये वहीं पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रीच, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में मौजूद है। जैसे भी पीछे बेंजीन के केस में दिखाएं, यहाँ पर, यहाँ पे तो हाई वैलेंसी सबका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है पड़ा हुआ। लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो। यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, दो दो इलेक्ट्रॉन है हर जगह। तो ये वहीं जाकर के अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रीच हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, क्योंकि इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिवली चार्ज, टाइप पढ़ाया गया, कोई बात नहीं। पहला, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जैसे कौन कौन भाई, HCl, Cl प्लस, Br प्लस, CH3 प्लस, है ना। H प्लस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, नहीं बोलते हैं। Cl प्लस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, याद रखिएगा। Cl माइनस होता है क्लोराइड आयन,
Br माइनस होता है ब्रोमाइड आयन, लेकिन दोनों पर क्या लगाया हूं मैं, तो इसका नाम क्या होता है, फ्लोरोनियम आयन, इसको ब्रोमोनियम आयन, इस तरह से नाम देते हैं। ये तो पता ही है CH3+, इसे पढ़ता है अभी कार्बोकेटायन में। यानी पहला कहानी जो आपको इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा वो उस पर सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी उस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल हो। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, प्लस है इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, और ये जरूरी कतई नहीं है कि अगर प्लस है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे ही करे। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिखा हूँ NH4+ और H3O+, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, पर ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों, समझते हैं। NH4 के बारे में अगर बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p 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 3, s का 2 बना लो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गया, p के लिए कितना घर, 3 1 2, और हाइड्रोजन कितना अटैच हो रहा है, 4, एक हाइड्रोजन इससे आके ओवरलैप करेगा, एग्री करते हो, एक इससे करेगा, एक इससे करेगा, और यहाँ पर आकर के इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, चारों फुलफिल हो गया, आया ना। क्या अब कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या इसके पास अब कोई खाली जगह बचा है, तो ये अगर कहीं पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दे दो, तो दे दो तो रखोगे कहाँ, कोई जगह तो चाहिए ना रखने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है कि मुझे इलेक्ट्रॉन लवर हूं मैं, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहिए तो मैं रखूंगा कहाँ, घर होना चाहिए ना। नेक्स्ट फॉर में देखो, एस पूरा फुलफिल है, पी पूरा फुलफिल है, डी सेकंड पीरियड में, नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है, बोलो, तो सेकंड में कभी 2D पढ़े हो क्या, 3D से शुरू होता है ना, 2D तो नहीं पढ़े हो, तो सेकंड पीरियड में तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, है ना, तो सिर्फ पी है, यानी ये तो पूरा फुलफिल है। अगर वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा भी तो रखेगा कहाँ, है ना, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। H3O+ का भी केस खेल देख सकते हो भाई, देखो O ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p 4 लो, 2 p में 4 1 2 3 और 4, कितना हाइड्रोजन इसके साथ है, 3, एक हाइड्रोजन तो डायरेक्ट ओवरलैप करेगा, दूसरा डायरेक्ट, और तीसरा कैसे कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर करेगा, है ना, हाँ या ना। क्या आप कोई वैकेंट ऑर्बिटल बचा, तो कहाँ रखेगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, क्लियर है, क्यों, क्योंकि दे डोंट हैव एनी वैकेंट, इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। और दूसरा, सेकंड पीरियड का जहां पर भी एलिमेंट दिख जाए, कौन से पीरियड का, तो उस पर प्लस चार्ज है, तो जरूरी से ये चेक करना कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। थर्ड पीरियड होगा तो थर्ड पीरियड में ऑब्वियस सी बात है कौन सा, 3D होता है, तो वैकेंट उसके पास पूरा भरा पड़ा है ना, लेकिन सेकंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। खैर, ये बात का मतलब समझ में आया, क्यों ऐसा है, एवरी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास चार्ज तो है बट इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अपने पास कोई घर कोई जगह नहीं। क्लियर 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 क्लियर। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलो, अगर NH4 को पानी में डाल दें तो डिसोसिएट कर जाएगा, टूटेगा, कैसे टूटेगा, अमोनिया निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, H+, और ये जो H+ ये तो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, यानी जब ये NH4 एक्वस सॉल्यूशन में है तब ये इलेक्ट्रोफाइल निकाल सकता है खुद से, लेकिन अगर सीधे NH4+ है तब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, बोलो भाई, आगे समझ में। ये तो एक बात हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज है तो आप इलेक्ट्रोफाइल चेक कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर उनका क्या कंप्लीट ना हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट ना होने का क्या मतलब, आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, 8 नहीं मिल रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई, और इलेक्ट्रॉन का कमी को ही तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है, हाँ या ना। तो जरूरी नहीं है कि चार्ज ही इलेक्ट्रोफाइल डिफाइन करे, अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो भी वो किसकी तरह बिहेव करेगा,
इलेक्ट्रोफाइल, जैसे BF3 देखिए यहाँ पर 1 2 2 4 4 और 2, तो ये कितना था 8 है कितना, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 और 2 4 8 चाहिए था, मिला कितना 4, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये सब भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आया कि नहीं, पॉजिटिव होगा तो करेगा ही करेगा, चेक कर लेंगे कि वैकेंट और वाइटल है कि नहीं। अगर न्यूट्रल भी है तो ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, CH3 फ्री रेडिकल में ऐसे बनाओगे ना, CH H H और H, तो 2 2 2 4 4 2 और एक यहाँ फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना हुआ 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितना था, तो ये भी किसकी तरह हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने में फ्री रेडिकल भी हो तो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो तो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह हो सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव हो सकता। कंडीशन समझ में आ गया। अगला खत्म होते, चलो भाई क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, आंसर तो है आपके सामने, सर समझाइएगा क्यों, चल लिख ही देते हैं इधर है, BF3 BCl3 PBr3 BI3। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखोगे, बहुत डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा, ट्राई करो। इसमें से सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एसटी पूछ रहा है ना, लिस्ट पूछ रहा है, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट में धरा रह जाएगा, गलत है BCl थ्री। देखो सबसे पहले चीज ध्यान देना है कि जो दिया है सही में इलेक्ट्रोफाइल है क्या? तो चेक करते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 6 6, सारे सेंट्रल एटम की वैलेंसी फुलफिल नहीं है, यानी उनको 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मिला नहीं, सब के सब जो इलेक्ट्रोफाइल तो है, ये बात फिक्स होगी। अब सवाल है कि ज्यादा बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब हुआ कि वो बहुत परेशान है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं रहा है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, सब लोग को। तुमको तुम्हारा दोस्त बगल से दे दिया, ले ले भाई थोड़ा देर के लिए, तुम्हारे सर का टेंशन कम होगा ना, लेकिन हम दोनों को नहीं मिला, कोई दे ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, परेशानी तो होगा, तो हम मेरे अंदर अनबैलेंसिंग ज्यादा आएगा, हम बहुत तड़प के साथ इलेक्ट्रॉन को खोजेंगे, जितना मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प होगा उतना ही अच्छे हम क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, यही बात होगा ना। तो चेक करते हैं भाई BF3 के बारे में, बोरॉन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, वही साइज वाला खेल है, समझ जाओगे थोड़ी देर में, ले लेता हूं। देखो भाई, फ्लोरीन जो है इस आयोडीन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है कि एक साइज का है, बहुत छोटा है, और छोटा है, और इसके ऊपर बताओ कितना लोन पेयर होता है, 6, एक ही का शेयर करता है ना, 6, तो इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब इतना हाँ 3 लोन पेयर, इतना छोटा साइज है और उसके ऊपर इतना सारा बोझ लाद दोगे तो कभी सहन कर पाएगा क्या, नहीं करेगा ना, वो भी कोशिश करेगा कि कोई मेरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच ले, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा हमको आकर के साथ बटा दे, तो ये यहाँ से पार्शियली, फुल्ली नहीं, पार्शियली समझ रहे हो ना, डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव शेयरिंग करेगा किस चीज का, अपने इलेक्ट्रॉन का, और ये जो पार्शियली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, यानी इसको भी इलेक्ट्रॉन की चाहत थी, इसको भी थी, इसको भी, सबको है, लेकिन जो छोटा वाला साइज है वो बोला कि भाई देख मेरे पास है इलेक्ट्रॉन,
बैक बॉन्डिंग के थ्रू तुमको दे देते हैं, तुम्हारा थोड़ा सा चिंता कम हो जाएगा। यस और नो? लेकिन आयोडीन बोला मैं इतना बड़ा हूँ, 6-7 गो कमरा मेरा ऐसे ही खाली रहता है, तो हम तुमको क्यों दे इलेक्ट्रॉन, हम तो इलेक्ट्रॉन का बोझ सही सकते हैं। तो ये बेचारा चिल्लाते रह गया दे दो, पर ये देने वाला नहीं, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये दिया नहीं, यानी इसके पास तो तड़प अभी भी है, सबसे ज्यादा तो यही तड़प रहा है, तो सबसे कम ऑर्डर क्या होगा, सबसे लीस्ट और सबसे, रीजन समझ में आया, बेसिक्स एकदम क्लियर। Bi3 BBr3 BCl3 और BF3 यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, पार्शियली शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग इन क्लोरीन ड्यू टू, छोटा साइज होने की वजह से बहुत मस्त क्या दिखाता है, बैक बॉन्डिंग दिखाता है। ये सब कुछ है आपका HCl Cl प्लस CH3 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 प्लस AlCl3 FeCl3 SnCl4 BF3, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। देखो इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, एक वाला खेल समझ पॉजिटिव, और ये सब जो है इन सब के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल का बात कहानी समझ में आया कि नहीं, समझ गए अच्छे से, वेरी गुड। डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह। अच्छा, अब एक और चीज है, तीसरा पोलर फंक्शनल ग्रुप, चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, कि सिलेबस बोर्ड के लेवल से नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल में, और कोई बात नहीं, समझ लो। पोलर फंक्शनल ग्रुप, पोलर का मतलब तो पहले से ही पता है, पोल का जनरेट होना, कंपाउंड पढ़े थे ना, पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड, तो पोलर का मतलब ही होता है चार्जेस का आ जाना, यानी पोल का बन जाना, एक पॉजिटिव और एक, अब दो एलिमेंट इस तरह से है कि वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रखता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, और कम कौन है, ये हल्का सा इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पर क्या आ जाएगा, डेल माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा, डेल प्लस। जैसे इसके ऊपर माइनस आया, तो जैसे इसके ऊपर प्लस आया, इसको किसकी चाहत हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन का जिसको चाहत होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जैसे इस पर माइनस है, अभी पढ़ोगे माइनस, आगे पढ़ोगे, जैसे माइनस चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो एक ऐसा भी केस है जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स हो, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ जनरेट होता है। हम मान लो बेंजीन के साथ ऐसा रिएक्शन कराने के लिए दे दिए, तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ऑक्सीजन, तो कार्बन कहाँ कहाँ जाकर अटैच हो सकता है, वहां जाकर अटैच होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन का रिच स्पीशीज है, यानी कौन कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो पर और पैरा पर, और ऑक्सीजन कहाँ जाकर लगेगा, मेटा। तो जब रिएक्शन में हम डायरेक्ट लगाएंगे, तो यहीं से उठा के कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, क्लियर बात। उसी तरह यहाँ देखिए Cn, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम है, एक पर पार्शियल नेगेटिव, एक पर पार्शियल पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगा, क्लियर, तो दिक्कत। अब बताओ एसिड किसको बोलते हैं, व्हाट इज एसिड, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे एसिड का डेफिनेशन देने, आर्हेनियस, क्या बोला था, कहाँ, अपने घर में, उसको सोल्यूशन में क्या डोनेट करें, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड गिवन बाय आर्हेनियस। एक लुइस भी आया था, अपना कॉन्सेप्ट लेके, लुइस क्या बोला था, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो लोन पेयर को क्या करे, दैट इज कॉल्ड लुइस एसिड, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या है, लुइस एसिड। ये एनडीए के लिए भी काम देगा, ये भी हेल्प होगा, एनडीए में भी यही सब पढ़ना है, लुइस एसिड लुइस बेसिक्स पढ़ना है। तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लुइस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है, किसकी चाहत है, निगेटिव का मतलब लोन पेयर है कि नहीं है, निगेटिव भी लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर को अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या वो लुइस एसिड है कि नहीं है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए डायरेक्ट पूछता है, AlCl3 इज एन एसिड, लुइस एसिड, बेस, नन ऑफ दीज, क्या जवाब दोगे, लुइस एसिड, क्योंकि AlCl3 के पास एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लुइस थ्योरी इट्स बिहेव लाइक अ लुइस एसिड। समझ में आया, यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है लुइस एसिड।
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्थिति विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं है कि जितना आपका इलेक्ट्रोफाइल हो आपका सब लुईस एसिड हो ही, इसीलिए लिखा हुआ है ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट ए लुईस एसिड। जैसे CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना चाहिए, तो क्या वो एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्या, उसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और लुईस बोलता है कि उस क्या एक्सेप्ट करे, लोन पेयर, लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो। तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो है, और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। लुईस बेस बोल रहा है, लुईस एसिड बोलता है कि नहीं, अगर दो लेगा तभी वो लुईस एसिड है। ये बात बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोफाइल होते हुए भी ये लुईस एसिड नहीं है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट अ लुईस एसिड, यहाँ लिखा हुआ है। इधर देखो, क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक उल्टा, ठीक उसका उल्टा क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज कवर, लवर, कवर नहीं, क्या प्रकाश सर के लाइफ में नहीं ना है। पॉजिटिव चार्ज लवर, हाँ पानी, तुम हाइड्रो, तुम क्या बोलते हैं, कौन लवर हो गया, पानी लवर हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज लवर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को लव कर रहा है, दैट मींस उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, तो Nu माइनस लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, जो पीछे वाला था वो कैसा था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, क्योंकि उसके ऊपर प्लस था, यानी उसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया था। इसके ऊपर माइनस है, किसी से खींच के भागा होगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगा। अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, वहीं अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कमी होगा, ताकि अपना बोझ उतार सके, है या ना। निगेटिवली चार्ज स्पीशी, जैसे वहां पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। कोई एक्सेप्शन नहीं, वहां वैकेंट वैकेंट चेक कर लेते हैं, कुछ चेक मारो, कहीं पर भी निगेटिव चार्ज आ गया, दैट आर न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, O2 माइनस, कहीं पर भी माइनस आ जाए which means न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगला, जैसे वहां भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पर भी अब न्यूट्रल, जैसे H2O NH3 ROH RNH2 PH3 PCl3 C2H5, वो इसमें हो क्या रहा है, H2O पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर होता है ना, रियल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ H2O। और आपकी मर्जी, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, इस भाई साहब के पास क्या होता है, दो दो लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होगा वो एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा वो एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। और जो लोन पेयर डोनेट करता है वही तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा में माइनस चार्ज भरा पड़ा है, उसको किसकी चाहत है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ही ना। तो लोन पेयर जहां पर भी दिख जाए, आंख बंद करके उसको क्या बोल देने का, न्यूक्लियोफाइल। जैसे H2O में लोन पेयर है, NH3 में नाइट्रोजन पे होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पर अमोनिया नाइट्रोजन के पास है, यहाँ फॉस्फोरस के पास है, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ पर ऑक्सीजन, यस और नो, सबके पास लोन पेयर है। जहां पर लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करेगा, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। और बेस का कॉन्सेप्ट लुईस साहब ने बेस के बारे में बताया था कि जो लोन पेयर डोनेट करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, जो लुईस बेस, जो एक्सेप्ट करता है वो एज अ लुईस। ये बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया था, किधर गया किधर गया किधर गया, ये NH3 के बारे में पूछा गया था कि लुईस एसिड है या लुईस बेस है, तो जवाब क्या होगा, लुईस बेस। बहुत काम देगा ये सब बात जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे तब। क्लियर। तीसरा, आपके लेवल से थोड़ा ऊपर, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो से कहीं कहीं लग रहा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, और मेटेलिक का मतलब मेटल। ऐसा अरेंजमेंट जहां पर कार्बन से डायरेक्ट मेटल अटैच, कार्बन से डायरेक्ट कोई मेटल अटैच्ड है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे RMgX, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या नाम होता है, बहुत रिएक्शन में आएगा ये, बहुत अथा रिएक्शन में घुसेगा। RMgX, अभी X की जगह पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, और
आयोडीन भी। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिहार बोर्ड इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सीधे बोलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ऑप्शन रहेगा RMGX, RMG this, RMG। क्लियर। उसी तरह ये बता रहे हैं, जैसे R के जगह पर देखिए C2H5 है, कुछ भी हो सकता है R की जगह पर। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर MgCl लगा दिए, यहाँ MgBr लगा दिए। क्लियर। वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोग का। ये R2 का मतलब क्या हुआ, दो अल्काइल ग्रुप, और ये डायरेक्ट क्या अटैच्ड है, जिंक मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं। इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, यानी ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर हो रहा है जरा देखिए। यहाँ पर अगर मैं बोलूं ब्रेक करने के लिए बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, आने बोला बताओ जल्दी, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा RMGX में, MG और X के बीच वाला या R और MG के बीच वाला। नो डाउट यही उम्मीद था, ठीक है कोई बात नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर है। MG और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक कभी नहीं करना है पूरे रिएक्शन में। कहीं पर भी ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन करवाएंगे, अगर ब्रेक करना होगा तो ये पार्ट अलग होगा और ये पार्ट अलग, कभी भी इन दोनों के बीच से नहीं तोड़ देना है MgX को, है ना। जैसे यहाँ पर बड़ा बढ़िया से दिखेगा MgCl, तो सर Mg2+ 2Cl- अलग करना, ऐसा नहीं करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। क्लियर, समझ में आया बात। अब जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये मैग्नीशियम मेटल है, मेटल के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और इसके ऊपर कैसा आएगा, माइनस। तो देखो प्लस और माइनस आते ही दो पोलर नेचर जनरेट हो गया। जिस पर प्लस आया वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, जिस पर माइनस आया वो। अब मैं बहुत बड़ा सा रिएक्शन लिखूंगा, वहां पर लिख दूंगा RMGX। अब तुमको यहाँ से R को ले जाकर के अटैच करना है बेंजीन पे, और MgX को ले जाकर के अटैच करना है, कहाँ करोगे, MgX को ऑर्थो और पैरा पर, और इसको मेटल। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। ऐसी होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इधर नाम लिखा ही हुआ था, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और एक और होगा, हाँ, R2CuLi, गिलमंस रिएजेंट। क्या नाम है इसका, गिलमंस रिएजेंट। यानी अगर लिथियम आपका डायरेक्ट अटैच्ड है किसी अल्काइल ग्रुप से तो उसको गिलमंस पढ़ेंगे, जिंक अटैच्ड है तो फ्रैंकलैंड पढ़ेंगे, और MgX है तो उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे। सब के सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। एल्कली, हाँ एक और चीज है, अपने से काम कर रहा है। एल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वेरी वीक E+। क्या मतलब हुआ, ये दोनों बहुत 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 लेस इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि खुद के ऊपर तो चार्ज रखे ही रखे, साथ में इलेक्ट्रॉन की चाहत भी रखे। यही होता है ना, हाँ या ना। इलेक्ट्रोफाइल यानी किसका किसका लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर। तो खुद के ऊपर चार्ज भी और इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। लेकिन ये जो मेटल है, अल्कली अल्कली अर्थ मेटल, कौन से ग्रुप का बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड। जैसे मैग्नीशियम है या सोडियम ले लो, सोडियम में 11 है, ये खुद को कैसा बनाता है, Na+। तो जब ये प्लस इसके ऊपर आ गया, तो क्या इसको वापस से इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी, क्योंकि ये तो स्टेबल हो चुका है। ये प्लस हुआ ही क्यों था, स्टेबल होने के लिए। जब स्टेबल हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन का कोई जरूरत है क्या, नहीं है। यानी पॉजिटिव होने के बावजूद भी इसको इलेक्ट्रॉन का कोई नीड नहीं है। इसलिए बोला गया कि अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ये वर्स्ट बोल दो या वेरी वीक बोल दो या घटिया बोल दो, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा, ये सब थोड़ा सा एडवांस है, नहीं घुसेंगे सब में। एंड द लुईस फेस, चलो कोई बात नहीं, हो गया आज की क्लास इतना, इससे ज़्यादा नहीं। आइए, एक दिन में एक चैप्टर। पहला चैप्टर क्या पढ़ना है, यूनिट एंड, सब अभी पढ़ा देंगे, क्या टेंशन। यहाँ से आप लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो, अदरवाइज कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है जोर जबरदस्ती करने का। समझ सकते हो तो समझ लो, नोट्स बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। खैर, बताइए यूनिट डायमेंशन क्या होता है।
पानी दे दो भाई, पानी। टाइम बताओ कितना हो रहा है? ठीक है, देख ली 4:51 ऊपर भी दिख रहा है। अच्छा, 4:53। कोई बात नहीं, 7 मिनट में हम यूनिट डायमेंशन खत्म कर। अच्छा कोई बात नहीं, 10 मिनट में यूनिट एंड डायमेंशन। 1 घंटा यूनिट डायमेंशन पड़ेगा एनडीए के लिए, पागल है क्या? देखो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। यूनिट डायमेंशन बेसिक समझो। यूनिट का यूज क्यों पड़ता है? मेजरमेंट करने के लिए। बिना यूनिट का मेजरमेंट नहीं कर सकते, बात पता है आप लोगों को है। डायमेंशन का यूज क्यों पड़ता है? भाई वी नीड डायमेंशन। जब यूनिट से काम हो रहा था तो डायमेंशन एम एल पी लिखने का क्या जरूरत था? पहले लिख रहा है। बताओ भैया, यहीं पे फंस जाता है बच्चा, रट लेता है डायमेंशन पर। क्यों डायमेंशन क्यों पढ़े? क्या स्टैंडर्ड? ठीक है, ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। देखो भाई, मास आपका केजी में भी हो सकता है, मास आपका कुंटल में भी हो सकता है, मास आपका टन में भी हो सकता है या ना? अलग अलग यूनिट होगा। लेकिन अगर डायमेंशन में हम लिख दें सीधे एम, एम का मतलब सीधे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर मास है। अब मास केजी में हो, टन में हो, क्विंटल में, इससे हमको मतलब नहीं, मास है। डायरेक्ट उतना डेटा नहीं देखे, हम सीधे एक डेटा दे दिए एम। एम का मतलब मास मौजूद है, इसलिए डायमेंशन पढ़ते हैं। पर इतना आपसे नहीं पूछेगा क्यों पढ़ते हैं, काय पढ़ते हैं। यूनिट यानी यूनिट के बिना हम किसी भी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। डायमेंशन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए जिस भी एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो डायमेंशन कहलाता है। उसके बाद यूनिट 3 टाइप 4 टाइप का सिस्टम पढ़ते हैं। कौन कौन सा सिस्टम होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलो। एम के एस, सी जी एस, एफ टी एस और एस आर। एम के एस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। बस सुनो, बोलो मत। सी जी एस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है। एम के एस जो है, ऐसा हुआ क्यों ये भी थोड़ा समझ लो। मान लो कहीं किसी देश में एमकेएस चल रहा था, यानी वहां पर वजन को किलो में, डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में नापते थे। कहीं कोई दुनिया का किसी कोना में सीजीएस चल रहा था, सेंटीमीटर ग्राम में, और कहीं पर फुट पाउंड सेकंड। अब ये तीनों लोग एक शादी में आते हैं। शादी में आने के बाद किसी को केक खाना है, बोलता है भाई मुझे 1 पाउंड का केक ला के दो। सामने वाला बोलता है मुझे 1 ग्राम वाला केक चाहिए। एक बोलता है मुझे 1 किलो वाला केक चाहिए है। और इंडिया वाले को तो कुछ पता ही नहीं, बोलता है हेतना की हेतना की हेतना। दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो ये सब कॉन्फ्लिक्शन शुरू हुआ, तो लोगों ने बोला कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सारे देश में एक जैसा चले। तो फिर कौन बन के आ गया ऐसा सिस्टम? सिस्टम इंटरनेशनल। इसने 7 फंडामेंटल यूनिट डिसाइड कर दिया था। कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सबका यूनिट बताओ। मास का यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, टाइम का, लेंथ का, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। अरे मोल से थोड़ा याद, थोड़ा बताओ तो। 44.4 लीटर में कितना मोल होगा? 44.4 लीटर में कितना मोल होगा? 2 मोल। वेरी गुड, चलो याद है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे निकाले भाई? V/22.4। चलिए ऐसे रिवीजन चलते रहेगा। हो गया, समझ में आ गया एमकेएस सिस्टम कैसे क्या हुआ। 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट बताया गया। डिराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल के हेल्प से प्रूव हो। जैसे मैं बात करूं न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए। एम का यूनिट केजी और ए का यूनिट मीटर पर। केजी एक अपना फंडामेंटल यूनिट है, मीटर एक अपना फंडामेंटल है, सेकंड अपना, और तीनों को मिलाकर के एक यूनिट बना दी तो क्या बोला गया? न्यूटन। यानी ये सब के सब डिराइव्ड यूनिट की कैटेगरी में जाएंगे। इसके बाद एक और यूनिट बनाया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। खामोश हो गए। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसके अंदर किसको रखा गया? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट, सॉलिड एंगल का यूनिट एस्टे रेडियन। प्लेन एंगल कैसा होता है? 2D एंगल होता है, 3D एंगल होता है? 2 डायमेंशनल एंगल होता है। और सॉलिड एंगल कैसा होता है? 3 डायमेंशनल एंगल होता है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला बताओ। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बताओ। ए बाई
या सॉरी, पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज योर रेडियस, दिस इज थीटा एंड दिस इज आर्क लेंथ। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, एल बाई आर बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, सॉलिड एंगल कैसे समझेंगे भाई, ऐसे देखो, ये आइसक्रीम है, कौन आइसक्रीम खाते हो ना, मान लो पूरा मलाई उसका निकाल दो, सिर्फ ढक्कन है? गरीब लोग ढक्कन वाला भी खाता है। हम जैसे लोग 5-10 रुपए वाला जो आता है वो लाल रंग का, उसमें ऊपर से भरता है, खाए हो कि नहीं खाए हो? 5 रुपए 10 रुपए में ऊपर चम्मच घुसा घुसा के भरता है, एगो पहले से भरा हुआ आता है, वनीला फ्लेवर, बटर स्कॉच। हम नहीं कभी टेस्ट किए हैं सब। तो खाली वाला को पकड़ो और ऊपर से देखो, तो ऊपर से देखोगे तो जो एंगल होगा वो ऐसे गोल सा दिखेगा, है ना, यानी पूरे तीनों डायमेंशन में घूम रहा है। 3D एंगल है, एंड दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है भाई, एस्टे रेडियन। अब आपसे दूसरा सवाल मैं पूछूंगा कि प्लेन एंगल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो देखो, लेंथ मैक्सिमम क्या होगा सर्कल का, यही तो होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर बाई आर, 2 पाई आर बाई आर क्या हो गया, 2 पाई, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 360, सबको पता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अच्छा, सॉलिड एंगल कितना हो सकता है, बोला बोला, फॉर्मूला देखिए, जैसे इसका एल बाई आर होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, एरिया अपॉन में, तो क्या होता है, एरिया, एरिया, ये गलती कर रहा है भाई, 3D एंगल है, 3D में सर्कल 3 डायमेंशनल होता है क्या, स्फीयर होता है ना 3 डायमेंशनल, अंकल तो सर्कल तो 2 डायमेंशनल होता है ना, 3D एंगल है, 3D एंगल में किसको एज्यूम करोगे, गोला को, गोला का एरिया क्या होता है, 4 पाई अपॉन में आर स्क्वायर, मैक्सिमम कितना गया, इस बात को इतना याद रख लो, बस खेल खत्म। ये 3 टाइप का यूनिट बनाया गया था, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट। डायमेंशन लिखने का क्या तरीका है भाई, पता है आप लोगों को, एम, एल, टी, के, ए, मोल और सी डी, इन तीनों से तो आपको अपना दूर दूर तक रिश्ता नहीं पड़ेगा, मेनली तो इसी में खेलेगा, और मैक्स टू मैक्स केल्विन और करंट को घुसा देता है, वो अलग सी बात। इसको लिखते हैं, लिखने आता है कि नहीं आता है, चलो जिसको नहीं आता उसको एक हाथ दिखा देते हैं जलवा। एफ इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं जलवा, ऐसे जलवा, जी m1 m2 बाई, जी का यूनिट पूछे हुआ भी है, सीख लो, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू ए इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, है, एक मास से एक मास काट सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए क्या लिखोगे, लेंथ, सेकंड स्क्वायर का t-2, आर का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, एम, एम को ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा, m-1, एल 3 तो इस तरह से डायमेंशन तैयार हो जाता। असल में पढ़ने को डायमेंशनल एनालिसिस, सॉरी डायमेंशनल एनालिसिस और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक ये है, ये मास पर लेंथ पर इस पर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला बनाइए। खैर इतना सा आगे नहीं जाना, यूनिट डायमेंशन समझ में आ गया है। अगला चीज होता है एरर, क्या होता है, एरर मतलब गलती, एरर मतलब गलती, तो गलती का क्या सेंस होगा, मान लो मैं बोलूँ ये बोर्ड 75 सेंटीमीटर का है, तुम लोग आकर के इसको मेजर करो, कोई मेजर किया 76, किसी से मेजर हुआ 75.5, कोई एक्यूरेट 75 मेजर कर दिया, तो जो एक्यूरेट 75 मेजर किया उसका एरर क्या हो गया, 0। जो थोड़ा सा ज्यादा किया उसमें कुछ एरर होगा, थोड़ा सा कम किया उसमें कुछ एरर होगा। तो एरर निकालते कैसे हैं भाई, एरर निकालने का फॉर्मूला होता है, ट्रू वैल्यू से माइनस कर दीजिए किसको, मेजर्ड वैल्यू को, जब ट्रू वैल्यू से आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरर। क्लियर बात। एरर का टाइप होता है भाई, कौन कौन सा टाइप, एरर 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया, एक सिस्टमेटिक एरर, एक रैंडम एरर। कौन कौन सा, सिस्टमेटिक, रैंडम, अभी हम लास्ट में बता भी देंगे कि रिवीजन कैसे करोगे, अभी बस कहानी सुनो, एक सिस्टमेटिक और दूसरा रैंडम। सिस्टमेटिक एरर क्या बताता है कि ऐसा एरर जो सिस्टम से हो जाए, सिस्टम के थ्रू हो जाए, जैसे मुझसे हो जाए, मशीन से हो जाए, इस यूनिवर्स से हो जाए, दैट एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर ऐसा एरर है जो हमेशा मौजूद होगा, हमेशा, आप उसको कभी हटा ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूं स्केल वेस्केल है, चलो नहीं भी,
मैं बोलूँ 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच करके दिखाओ, खींच सकते हो? बताओ, स्केल से ही खींच सकते हो 5 सेंटीमीटर एक्यूरेट? अगर वहां पे माइक्रोस्कोप लगा के देखे तो क्या वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, या 5 सेंटीमीटर से कम होगा, या थोड़ा ज्यादा होगा? क्योंकि निब जो है आपका, उसका कुछ मोटाई है ना, लीड का भी तो कुछ थिकनेस है, या तो थोड़ा सा आगे भाग जाएगा, चाहे थोड़ा सा पीछे आएगा। दुनिया में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, नाम तो मुझे भी नहीं पता, मतलब हम ही बोले हैं, क्या बोले हैं कि फिजिक्स अगर पढ़ना है तो एरर को जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं हो सकता है, हर चीज में एरर मौजूद है। भले वो आपको बड़े लेवल पे भी दिख सकता है, ना दिखे तो आप माइक्रोस्कोप लगा के चेक कीजिएगा तो एरर निकल जाएगा। ठीक है? अब जब सब कोई हार जाए तो समाज को बुला दो, समाज को गलती निकालने में माहिर चाहिए, निकालते हैं। ठीक है? तो एरर का दो टाइप समझ में आ गया, सिस्टमेटिक और रैंडम। ये रैंडम एरर यही वाला एरर जो आप कुछ भी कर लें आपसे मिनिमाइज होने वाला नहीं है। अब सिस्टमेटिक एरर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन एरर, यानी उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, जो आपने ऑब्जर्व करने में गलती कर दी। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट से गलती हो गया। और तीसरा इन्वायरमेंटल एरर, जो इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से हुआ। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर देखो, गर्मी में देखते होगे लोहे की पटरी थोड़ी सी क्या हो जाती है, फैल जाती है, यानी कोई भी सॉलिड चीज क्या होता है, थोड़ा सा लमड़ जाता है। जैसे स्टील का स्केल है, गर्मी में थोड़ा सा इसका लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा, तुमको नहीं पता चलेगा पर थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक थोड़ा सा ही क्या दे देगा, एरर दे सकता है। इन्वायरमेंटल भाई, यहाँ पर तुम प्रेशर नाप रहे हो, बैरोमीटर से प्रेशर नापाता है ना, तो यहाँ पर 1 एटीएम दिखेगा। और चले गए पहाड़ पे, वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? ठंडी के समय अभी यहाँ पर रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए नॉर्मल? अगर ये नहीं रहता तो 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री। अभी थोड़ा कम होगा, बाहर ले जाओगे थोड़ा अलग हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो रीडिंग बदला नहीं बदला। ये कैसा एरर है, एनवायरमेंटल एरर। और ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, मैं रीडिंग लिख रहा हूँ, बगल में मेरा भाई, मेरा दोस्त जो है लिख रहा है, अब वो हमको देख के लिख रहा है, और मतलब कुछ क्लास में कुछ और एक्टिविटी भी चलते रहता है, तो ऐसे कर रहा है, लिखने में कुछ और लिख दिया, तो क्या हो गया, ये ऑब्जर्वेशनल एरर। देखना था 4.3, दिख गया 4.8, 3.8 में कंफ्यूजन हो सकता है ना, ऐसे ही तो लिखा रहता है। तो ये कौन सा एरर है, ऑब्जर्वेशनल। एक और बड़ा अच्छा लाइन है, एरर कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी नलीफाइड। एरर को आप कम कर सकते हैं, खत्म, एरर को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, कम कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? अब बस छोड़ना है। लेंथ है, अगर लिखा हुआ है लेंथ 15 मीटर, इसका क्या मतलब हुआ कि लंबाई कितना है, 15। यहाँ पर कोई एरर का बात है नहीं, लेकिन जैसे ही कोई एरर का बात करते हैं तो उसको प्लस माइनस में यहाँ पर लिखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई लेंथ है, या तो 0.5 ज्यादा है उसमें एरर का, या तो 0.5 कम है, ये एरर। तो एरर लिखने का ये तरीका होता है। इस वाले भाई साहब को ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ये सच्चा वैल्यू है। और ये आपका क्या कहलाता है, एरर का है। समझ में आ गया? अब एरर को 3 टाइप से मैथमेटिकली डिवाइड करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, एक होता है परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट, सब बताए हुए हैं, I think याद हो तो। क्यों एब्सोल्यूट है, क्योंकि एब्सोल्यूट का ही यूनिट होता है। सिर्फ एब्सोल्यूट एरर ही ऐसा एरर है जिसका क्या होगा, यूनिट होगा। क्योंकि देखो भाई, प्लस माइनस का मतलब क्या, ये टर्म इसमें जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। 1 केजी में 1 केजी जोड़ेंगे कितना होगा, 2 केजी में 1 लीटर जोड़ेंगे कितना होगा, 2 केजी लीटर की 3 केजी लीटर, नहीं जुटेगा। क्योंकि यूनिट बदल गया तो एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये जुट घट रहा है यानी इसका भी यूनिट इसके बराबर होगा, यानी इसमें भी तो यूनिट होगा। यहाँ पर जो एरर है वो कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आ गया? अब मान लो एक आदमी है, वो लेंथ मेजर कर रहा है 10 प्लस माइनस 0.1, और एक दूसरा है वो मेजर कर रहा है 5 प्लस माइनस 0.1। मैं बोलूँ आप लोग मुझे L1 प्लस L2 बताइए कितना होगा, और L1 माइनस L2 बताइए, जल्दी से बता दीजिए। L1 प्लस L2 कितना होगा और L1 माइनस L2 कितना होगा। नहीं, जोड़ घटाव कर रहे हैं एरर। सीधा अगर ये वाला पार्ट ना होता, ये पार्ट नहीं होता, तो सीधे 10 5 15, 10 में से 5 गया। लेकिन अब एरर को भी ध्यान में रखना है, आंसर बताइए जल्दी, बताओ ना, तो आंसर बताओ। बाथरूम लग गया, खुला प्रेशर आ गया क्या? हाँ, पहला का आंसर कितना है भाई,
15 प्लस माइनस 0.2, ये गलती मिलके गलती बढ़ गया, है ना। अब ये तो नॉर्मली ऐड होगा जैसे होता है, अब माइनस करोगे तो नॉर्मली माइनस होगा, प्लस माइनस गलती यहीं पर होता है, इसको जीरो कर देगा बहुत बच्चा, और बहुत बच्चा 0.1 छोड़ देगा, बहुत बच्चे 0.2 कर देगा। सवाल का सही जवाब क्या होगा? 0.2। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, एरर हमेशा ऐड होगा, चाहे आप जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, एरर हमेशा क्या होगा? ऐड होगा, यानी बढ़ता चला जाएगा। मेरी गलती तुम्हारी गलती मिलकर गलती बढ़ेगी कम हो जाएगी, है ना। ऑलवेज एरर जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी हमेशा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब एरर का दो और टाइप है, क्या? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, और उस पर कुछ क्वेश्चन आज का वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, एरर पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर चलना है वॉरियर बैच में, प्रॉपर चलना है, ऐसे ही हम क्लास में 10 मिनट लास्ट में थ्योरी समझा देंगे, क्वेश्चन वोश्चन आप वहां से देख करके समझ लीजिएगा, सब प्रॉपर पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।